नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम प्रतियोगी परीक्षाओं की और विशेषतः उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। उसी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रकरण की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने आप में यह एक प्रमाणिक पुस्तक तो है ही, लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यह अति विशिष्ट हो जाती है क्योंकि इससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो आपका फाइनल आंसर की आती है उसमें इस पुस्तक के में जो लिखा है उसी का प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। यानी इस पुस्तक में जो लिखा है उसे प्रामाणिक माना जाता है अपेक्षाकृत अन्य लेखकों की पुस्तकों के। आधुनिक काल को हम पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत पुरानी धारा पढ़ने के बाद नई धारा में हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं, यानी कविता का विकास किस तरीके से हुआ। कविता के विकास को भी शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान के अंतर्गत विभाजित किया है। बजाय इसके भारतेंदुकालीन कविता, द्विवेदी युग की कविता, प्रगति, प्रयोग, छायावाद की कविता, इस तरीके से नाम न देकर उन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के अंतर्गत समस्त काव्य खंड को विभाजित किया है। तृतीय उत्थान से तात्पर्य हमारा विशेषतः छायावाद से रहता है। शुक्ल जी ने इसे छायावाद नाम नहीं दिया है, लेकिन द्विवेदी युग के जो बाद का काव्य है, जो उसमें जो परिवर्तन है, वो सभी परिवर्तन अब हमें हमारे द्वितीय उत्थान के अंतिम चरण में लक्षित होने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। धीरे धीरे अब जो लेखक आ रहे हैं जैसे रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, तो ये द्वितीय उत्थान के अंतर्गत द्विवेदी युग के प्रभाव से मुक्त हैं। कल की जो कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, उससे पूर्व जो पढ़ाया था मैंने वो कवि पढ़ाए थे जिन्हें द्विवेदी युगीन जो विशेषता हैं जैसे इतिवृत्तात्मकता, प्रबंध काव्यों की रचना उससे युक्त है। उसके बाद कल वाली क्लास में मैंने आपको उन कवियों के बारे में बताया जो कि द्विवेदी युग की विशेषताओं से मुक्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से मुक्त हैं। उसी के अंतर्गत रामनरेश त्रिपाठी जी, वो बहुत ही विशिष्ट जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, उनको पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे स्वर्गीय लाला भगवान दीन के विषय में। और एक दो महत्वपूर्ण कवियों का अध्ययन करने के बाद हम इसकी अंतिम उत्थान अर्थात तृतीय उत्थान के विषय में चर्चा करेंगे। अब देख रहे हैं हम कि द्विवेदी युग समाप्त होते होते कवियों में जो विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की, वो समाप्त हो रही है और नए प्रकार की काव्य रचना हो रही है जिसमें कुछ रहस्यात्मकता भी है। जैसे कि कल की कविता का मैं उदाहरण बताऊं तो, प्रिय की सुध की सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। ये किसी रहस्यात्मकता का यह भाव हमें देखने को मिलता है। तो अब धीरे धीरे छायावाद की ओर बढ़ते हुए अब पढ़ेंगे हम स्वर्गीय लाला भगवान दीन को। इनको शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं अर्थात पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जरूर चेक कीजिएगा आप। और हिंदी साहित्य का इतिहास की ये पूरी पुस्तक आपको प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मिल जाएगी, ठीक है। पूरी पुस्तक निःशुल्क रूप से, इसके लिए आपसे कोई शुल्क मैंने नहीं लिया है। और जो विद्यार्थी प्रथम बार हिंदी साहित्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रथम बार हिंदी साहित्य को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, चैनल पे उपस्थित है नोट्स की फॉर्म में। बहुत ही सरल संक्षिप्त पुस्तक है, उसे आप पहले पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद शुक्ल को पढ़िए। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आदिकाल जैसे आपने पहले सरल इतिहास पुस्तक से कंप्लीट पढ़ लिया, उसके बाद उसी टॉपिक को यानी आदिकाल को ही आप शुक्ल से पढ़ें। इसी प्रकार भक्ति काल पहले आप सरल इतिहास पुस्तक से पढ़ें और फिर शुक्ल से पढ़ें। दोनों ही पुस्तकें प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। कुछ कमेंट जब आ रहे हैं मेरे पास राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी के क्रम में, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि शायद क्योंकि आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है। जितने भी आपके राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में निबंध लिखे हुए हैं, शुक्ल के जितने भी नाटक और उपन्यास वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ ऑलरेडी चैनल पे उपस्थित है। बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। साथ ही साथ नेट परीक्षा के पुराने पेपर आपको हल करने हैं। लेवल नेट परीक्षा का और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एक ही है क्योंकि दोनों उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं।
एक दूसरे से संबंधित हैं तो वो आप पुराने पेपर सॉल्व करिए। और आपकी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, वो पूरा के पूरा टॉपिक वाइज शुक्ल की पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, सरल इतिहास पुस्तक को, दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको किसी नोट्स, किसी भी कोचिंग, किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। मैं अपनी बात के प्रमाण स्वरूप पुराने पेपर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित करूंगी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के, तब आप स्वयं जान जाएंगे। अथवा तब तक आपके पास यदि कोई पुराना पेपर कहीं से भी आपको मिल जाए, वहां आप चेक कर लीजिए, जैसे कि आदिकाल के कुछ प्रश्न देख लीजिए और फिर देख लीजिए कि शुक्ल में उसका उत्तर मिल रहा है या नहीं, है ना, तो स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा, है ना। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, आप स्वयं प्रमाण के स्वरूप देखिए। बाकी जो लोग, कुछ लोग जो फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, इंटरव्यू तक हमें चाहिए, तो शुक्ल की पुस्तक को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी शॉर्टकट्स, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी आप अगर सोचें कि किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स से पढ़कर हम पास हो जाएं, तो इंटरव्यू में हम लटक जाएंगे। फिर तो तैयारी करिए, बजाय 10 पुस्तकों के आप शुक्ल की पुस्तक को 10 बार पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए माइंड में, ठीक है। तो सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो क्या लिखित परीक्षा, क्या इंटरव्यू और क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद जब आप कक्षा में खड़े होकर पढ़ाएंगे, सामने से कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आप चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप वर्तमान समय में परीक्षा पास नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि बहुत कम वैकेंसी है और पेपर जो आएगा उसका स्तर बहुत हाई रहेगा, ठीक है। डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको वास्तविकता से मैं परिचित कराना चाहती हूँ। चाहे नेट और जेआरएफ लेने की बात हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित करने की, आपको प्रमाणित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आप अध्ययन कर रहे हैं वो आपको एक स्वर में शुक्ल की पुस्तक ही बताएंगे, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं, आप जानना चाहते हैं तो नेट परीक्षा की तैयारी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रश्न इसी पुस्तक से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको उपलब्ध करवा दी है। शुरू करते हैं आज की कक्षा, बहुत सारी बातें हो गई। शुक्ल जी ने 12वें नंबर पे लिया है नई धारा के अंतर्गत स्वर्गीय लाला भगवान दीन को। ये द्विवेदी युग से बाहर के कवि हैं, है ना। दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहां देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई है। उनका रहन सहन बहुत सादा, हृदय सरल और कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया था। इससे वे ऐसे लोगों से कुड़ते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएं लिखने लग जाते थे। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप में प्रचार चला आ रहा है। अब क्योंकि ये स्वयं बहुत विद्वान हैं, हिंदी साहित्य के अच्छे ज्ञाता हैं, तो इन्हें वो लोग बुरे लगते थे जिन्हें थोड़ी बहुत मतलब अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया, थोड़ी बहुत हिंदी सीखी और कविताएं करने लग गए। क्योंकि इन्हें लगता था कि आपको जिस विषय में आप कविता करो उसका ज्ञान होना चाहिए, उस साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, कैसी परंपरा रही है हमारी, उस सबको जानने के बाद यदि कविता करते हैं तो श्रेष्ठ कविता करेंगे। जैसा कि आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि जैसे उदाहरण स्वरूप, ठीक है, देखिए आप इसको थोड़ा सा ये ना सोचिएगा कि मतलब ये ऐसा उदाहरण, सिर्फ उदाहरण के लिए देखिए। आपने देखा होगा कि एक ही विषय पर मतलब बहुत सारे जैसे चैनल हैं प्रति खुलते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ चैनल ऐसे हैं जैसे कि क्या बताऊं, मैं आपको नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन एक कंप्यूटर साइंस के अध्यापक थे, ठीक है, और वो हिंदी का कोई प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रहे थे। जब एज ए यूट्यूबर जब मैं काम नहीं करती थी, अपने किचन में ऐसे ही काम करते करते मैं कुछ सुन रही थी, तो और लड़का जैसे ही थे वो कुछ सॉल्व करवा रहे थे, उसके बाद जो वो उस पेपर की व्याख्या कर रहे थे ना, तो अधिकरण कारक का अधिक है वो अधिक के योग से, ऐसा कुछ करके मैंने अचानक सुना। मुझे लगा यार ये सुनना चाहिए, क्या पढ़ा रहे हैं सर, और मैंने उसे सुना। यानी एक चीज उन्होंने पूरे पेपर में सही नहीं बताई, यानी उनको देख के लग रहा था कि हिंदी से तो इनका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। उसके बाद मैंने कमेंट में उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं? अच्छा, उसके बाद जब मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया तो इतने सारे कमेंट थे जिसमें लोगों ने उनसे कहा कि आप हिंदी के हो ही नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, हिंदी मेरा विषय नहीं रहा है। तो केवल इसलिए, केवल किस लिए, ये सरल तरीका है कि कहीं से आपने दुकान पे से प्रैक्टिस सेट परचेस किए हिंदी के, आपने उठाया और सीधे सीधे आप चैनल पे चला डालो,
उठा, उसमें मेहनत तो कुछ है नहीं, जो उत्तर दे रखा और उत्तर भी वो गलत बता रहे थे। अब क्योंकि वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यानी अगर 10वीं में अगर किसी बच्चे के पास हिंदी है ना, वो भी बता देगा, हालांकि उन्होंने भी पढ़ी होगी हिंदी, अनिवार्य हिंदी होती है, वो भी बता देगा कि ये हो ही नहीं सकता। तो कारण क्या है? सिर्फ पैसे कमाना, या कि केवल उन्हें आता है, हिंदी पढ़नी आती है, उसी आधार पर वो हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। और हजारों विद्यार्थियों ने उनके वो प्रैक्टिस सेट्स देखे भी होंगे। हालांकि विद्यार्थी ज्यादा समझदार हैं, वर्तमान में पता चल जाता है उन्हें। तो यही चीज लाला भगवान दीन के विषय में थी कि जब वो स्वयं उसके अच्छे ज्ञाता हैं तो उन्हें वो लोग बुरे लगते थे जो अंग्रेजी सीखकर हिंदी की कविताएं करते थे। जो सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो यही कि आप जो कोई भी आप काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे काम आपको आते हैं, लेकिन जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समय देके, ज्ञान प्राप्त करके फिर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम बाकी लोगों से अलग दिखेंगे। वर्तमान में और भी बहुत से यूट्यूब चैनल हैं अच्छे, जिन पे चर्चा करूंगी, वो सब्जेक्ट के तो नहीं है लेकिन हाँ हिंदी से रिलेटेड और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको देखकर, उनको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है। मान लीजिए कोई कविता का ही चैनल है या मतलब कुछ भी, उसके बारे में बाद में जैसा कि कहा बताऊंगी आपको, पहले मैं थोड़ा सा उसको खुद देख लूँ। काफ़ी अच्छा चैनल वो मुझे लगा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसे पता चलता है कि यार उर्दू को इन्होंने पढ़ा हुआ है, उर्दू पोइट्री इन्होंने पढ़ी हुई है, इसीलिए इतना अधिकार पूर्वक इस पे बोल रहे हैं। आप जैसे वो बोलेंगे ना, आप समझ जाओगे कि ये जो सामने बंदा खड़ा है बहुत डीप स्टडी करके आया है। आगे बढ़ाते हैं कक्षा को। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप से प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्योहार और उत्सव रखे गए, उनके आगमन पर वहां लोगों में अब भी प्राय वही उमंग दिखाई देती है। विदेशी संस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साहब वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुर से काशी आ गए नहीं लिख के क्या लिखा, देखिए भाषा देखिए, आ रहे। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में वे भी थे, है ना। लाला भगवान दी शब्द सागर कौन, आपको याद आया? ये जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है ना शुक्ल जी ने, जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये सर्वप्रथम इन्होंने इस ग्रंथ में भूमिका के रूप में एक लेख लिखा था और फिर उसी को विस्तृत रूप देके पूरी पुस्तक इन्होंने छाप दी। मतलब तब जरूरत हुई उच्च स्तरीय कक्षाओं में हिंदी साहित्य की पुस्तक की, तो वहां से ये प्रेरणा लेकर ये पूरा जो है बाद में संपादित हुआ या जो लिखा। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्य विद्यालय खोला जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला आ रहा है। कविता में वे अपना उपनाम दीन ही रखते थे, लाला भगवान दीन। लाला जी का जन्म देखिए, दीन है ना, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, कितना प्यारा सा नाम है, दीन। लाला जी का जन्म संवत 1923 और मृत्यु 1930 में हुई थी। पहले वे ब्रजभाषा के, आपको पता है ना, इनमें 57 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है। संवत और सन में कितना अंतर होता है? 57। अब ये सन है 1930 में, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आप ये चले गए थे, और जब संवत बनाना हो तो आप इसमें 57 जोड़ लेंगे तो ये संवत बन जाएगा, ठीक है। संवत में और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। पहले वे ब्रजभाषा के पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएं करने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्राय मुंशियाना ही रखा था। लक्ष्मी के संपादक रहे हैं। वो छंद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे। इसी ढंग से उनके 3 काव्य निकले हैं, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। लाला जी पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों पर बड़ा उपकार किया है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सस्सई इत्यादि की इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिए अच्छा मार्ग खोल दिया। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। तो ये सब विशेषताएं क्या बता रही हैं कि साहित्य के अच्छे जानकार थे, है ना, सुधी पंडित इन्हें हम कह सकते हैं। उनकी कविताओं में दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए, ठीक है। अब मैं आपको कविता सुनाती हूँ। सुन मुनि कौशिक से साप को हवाल सब, बाड़ी चित्त करुणा की अजब उमंग है। पद रज डारी कर पाप सब छारी, करी नवल सुनारी दियो धामहु उतंग है। दीन भने ताही लखी जात पति लोक, और उपमा अभूत को सुजानो नयो ढंग है।
कौतुक निधान राम रज की बनाए रज्जु, पद ते उड़ाई ऋषि पातनी पतंग है। ठीक है, अब है वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। जो वीर सुयस गाने में ढील दिखाता, वह वीर किया सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का। वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह नवीन बीनियन नदी में दीन इससे संकलित है। तो यानी वीरों के लिए दो शब्द सभी कवियों को कहना चाहिए, ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं कौन? हमारे लाला भगवान दीन। अब आगे शुक्ल जी ने जिनका परिचय दिया है वे हैं रूपनारायण पांडे जी। इनको भी देखते हैं संक्षिप्त में, और उसके बाद महत्वपूर्ण जो है वो है सत्यनारायण कविरत्न। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पहले इनको देखते हैं। पंडित रूपनारायण पांडे। पांडे जी ने यद्यपि ब्रजभाषा में भी बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिए चुने हैं, उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इनके विषय चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग नाम से प्रकाशित हो चुका है। पांडे जी की वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता, सरसता का अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम की अन्योक्ति भी बड़ी हृदयग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों की छंदों में खड़ी बोली में को इन्होंने बड़ी सुगढ़ाई से ढाला है। स्थानाभाव से हम दो पद्य ही उद्धृत कर सकते हैं। अधम आंधी आ गई तू कहाँ से, प्रलय बन छटासी छा गई तू कहाँ से, पर दुख सुख तो तूने हा ना देखा ना भाला, कुसुम अधकिला ही हाय यूं तोड़ डाला। बन बीच बसे थे फंसे थे ममत में एक कपोत कपोती, कहीं दिन रात न एक को दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं। बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही, कहने का प्रयोजन है इतना, इनके सुख की रही सीमा नहीं। ठीक है, इसके बाद परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम सत्यनारायण कविरत्न जी को। अब शुक्ल जी कहते हैं, जब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिया करूँ ना, तो आप ये मत करा करो कि मैडम वो आपने जल्दी से पढ़ दिया, जो काम का नहीं है ना आपके में, वहां समय नहीं देंगे। जो समझने की चीज है उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन उदाहरणों से समझेंगे, बिल्कुल सरल से सरल उदाहरण से उसको समझेंगे। ठीक है, अब इतनी सारी व्याख्या, इतनी सारी कथा सुनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ यही है कि लंबे समय तक आपके में माइंड में चीज रहे, कनेक्ट कर पाओ कि अरे वो ये इसके बारे में कहा गया था। ओहो, बिटिया रानी जग गई है, आओ आओ बच्चे आओ, आप आओ, आ जाओ, गोदी लें आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा भाई आपको डिस्टरबेंस होगा, थोड़ा सा अपना सेटअप हम हिला देते हैं, आगे करना पड़ेगा। बिटिया जी जग गई हैं, आओ बेटा आओ, आओ कन्हैया आओ, आओ जल्दी आ जाओ, उठ के आना पड़ेगा आपको। मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आओ गोदी लेंगे, आओ जल्दी से आओ, जल्दी से इधर से आओ, इधर से गिर जाओगे। जो कि क्या लिखा होता है, व्यवधान के लिए खेद है, जगह जगह पे लिखा रहता है ना, तो बस वही मैं बोल सकती हूँ। आइए आइए, अच्छा मेरा बच्चा छू जाओ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सत्यनारायण कविरत्न को। ध्रुव चेक करो बेटा। पंडित सत्यनारायण कविरत्न। खड़ी बोली की खरखराहट जो अब तक बहुत कुछ बनी हुई थी के बीच वियोगी हरि के समा स्वर्गीय सत्यनारायण कविरत्न। जन्म है 1936 और मृत्यु है 1975 संवत में है, सन में से आप कन्वर्ट कर लेंगे। भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। देखो, खड़ी बोली की खरखराहट के बीच वियोगी हरि के समान। वियोगी हरि के विषय में हम पूर्व में परसों वाली क्लास में शायद हमने पढ़ा था, उनके विषय में है ना, जिनसे वो पथिक वाली मेरी कुची में करो कुछ विश्राम पथिक वाली लाइन जो थी, तो वो लाइन से मेरा तात्पर्य जो परीक्षा में पूछा गया था, तो उन्हीं के समान जिस प्रकार इस युग में भी वियोगी हरि, खड़ी बोली के युग में भी वियोगी हरि द्विवेदी युग में किस पे ब्रज भाषा में कविताएं रच रहे थे, उसी प्रकार बाद में यानी लगभग छायावाद के आसपास है ना, एक और कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न जी, जो कि ब्रज की मधुरवाणी सुना रहे हैं, यानी खड़ी बोली में वो नहीं लिख रहे हैं, लीक से हटकर हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं, अथवा भारतेंदु की नूतन कविता की प्रणाली पर।
ब्रजभूमि और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहां मिले थे। वहां की अत्यंत काली मिट्टी देखकर बोले, या मिट्टी को तो हमारे कन्हैया न खाते। यानी कि कृष्ण भक्त कवि हैं, भक्त पहले हैं, ये भक्ति इनके रोम रोम में, और उसी से प्रेरित होकर ये रचनाएं करते हैं, है ना। तो ऐसी गंदी सी मिट्टी को देखकर इन्होंने कहा कि हमारे कान्हा इस मिट्टी को कभी नहीं खाते। अब पूरा के पूरा सेटअप बुढ़िया की वजह से हिल गया है, चलिए कोई बात नहीं। अंग्रेजी की उच्च शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों की ही रखी। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका भेष रहता था। वे बाहर जैसे सरल और सादर थे, वैसे भीतर भी थे। सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है, स्वभावतः यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरा से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास धांधुपुर गांव में ही रहे। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म काल, विवाह, गृहस्थ्य सभी एक दुख भरी कहानी के संबंध खंड थे। वे थे ब्रजमाधुरी में पगे जीव। उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कवि रत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रजभाषा की कविताएं वे छात्रावस्था से ही लिखने लगे थे। वसंत आगमन पर, वर्षा के दिनों में वे रसीय आदि ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। सवैये पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न और हंसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थी, काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। आशु कवि थे। मित्रों के पास वे प्राय पद्य में पत्र लिखा करते थे, जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी। जैसे स्वर्गीय पदम सिंह जी के पास भेजी हुई एक कविता यहाँ हम देखेंगे। जो मोसो हंसी मिले हो तुम्हें तासु निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखतति ही मधि सरल प्रकृति को प्रेरो। यह स्वभाव को रोग जानिए मेरो, बस कछु नाही नित नव विकल रहत याही, सौ सहृदय विचरण माही। सदा दारु योषित सम बेवस आज्ञा मुदित प्रमाणे, कोरो सत्य ग्राम को वासी कहा तकल्लुफ जाने। बिना किसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिए असंभव था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने के प्रेरणा उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा की लखनऊ दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएं सामायिक हैं और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं, जैसे स्वामी राम तीर्थ, तिलक गोखले, सरोजिनी नायडू इत्यादि की प्रशस्तियां। लोकहित कर आयोजनों के लिए अपील, दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुकार देखिए। उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बंधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया गया है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्द और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में आपको नहीं मिलेंगे। उत्तर रामचरित और माधव मालती के अनुवादों में श्लोकों के स्थान पर बड़े मधुर सवैये रखे हैं। मेकाले के अंग्रेजी खंड काव्य हॉरेशियस का पद्यवत अनुवाद उन्होंने बहुत पहले ही किया था। कवि रत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेम कली और भ्रमरदूत विशेष उल्लेखनीय। भ्रमरदूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है। उनकी रचना नंददास के भ्रमर गीत के ढंग पर की गई है, पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है। रचना का नमूना हम यहाँ देखेंगे। भ्रमरदूत आपसे 13 नवंबर 2020 को नेट परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं अथवा नहीं है। तो उसमें 2 थी, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है और सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमरदूत। ये रचना भी उसमें आपसे पूछी गई थी, इसका नाम आया था। ठीक है, तो इसको ये भ्रमरदूत इनका काफी फेमस है ना, ये यशोदा और कृष्ण का इसमें है। अब देखिए, अब इसके कुछ दिए हुए हैं इन्होंने, इसको देखते हैं। अलबेली कहूँ बेली द्रुमन सौ लिपटी सुहाय, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई, चातक शुक कोयल ललित बोलत बोलत मधुर बोले, कूकी कूकी के की कलित कुंजन करत करोल। अनुप्रास की कितनी सुंदर छटा है। कूकी कूकी के की कलित कुंजन करत कलोल, निरखि घन की घटा, लखी वह सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरि सुध उमड़ी तन उर अति अकुलानी, सुध बुध तजि माथो पुकार,
करे करे सोच अपार। नंद रानी कौन है? नंद की पत्नी अर्थात यशोदा। दृगजाल मिस मानहु निकरी वही विरह की धार। कृष्ण रटना लागी कौन भेजो दूत पूत सो विथा विथा सुनावे। बातन में बहराई जाई ताको यह लावे। त्याग मधुपुरी को गयो छाड़ी सवन के साथ। सात समुंदर पे भयो दूर द्वारका नाथ। जाई गो को उहाँ नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहूँ। जीवन को आनंद न देखो जात यही कहूँ। बड़यो अयच्छाचार कहाँ कृत जहाँ देखो तह राज। होत जात दुर्बल विकृत दीन दीन आर्य समाज। दिनन के फेर सो जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी। तिन्हें विदेशी तंग करत विपता खासी। नारी शिक्षा अनादारत जो लोग अनारी। तय स्वदेश अवनत प्रचंड पातक अधिकारी। निरख हाल में रो प्रथम लेहु समझ सब कोय। विद्यावल नहीं मति परम अवला सविला होय। लखो आजमाई के। तो ये अंतिम जो है इसमें वर्तमान की दशा आपको देखने को मिलेगी। तो ये भ्रमरदूत से लिए हुए एक अन्य और इनकी कविता वो भी देख लेते हैं। भयो क्यों अनचाहत को संग। सब जग के तुम दीपक मोहन प्रेमी हम पतंग। लख तब दीपति देह शिखा में निरत बिरह लो लागी। खींचती आप सो आप उतई यह ऐसी प्रकृति अभागी। यद्यपि सन्हे भरी सब वतियां तऊ अचरज की बात। योग वियोग दो उनमें एक सम नित्य जरावत गात। योग और वियोग दोनों में एक समान ही शरीर जलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और देखा जाए तो जीवन के सार को संग्रहित करती हुई सी इनकी ये लाइनें हैं, है ना। खींचती आप सो आप उतई यह प्रकृति अभागी। यद्यपि स्नेह बरियां तब यह अचरज की बात। कितनी सुंदर पंक्तियां इन्होंने कही हैं। भय क्यों अनचाहत को संग। सब जग के तुम दीपक मोहन प्रेमी हमऊ पतंग। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा तृतीय और अंतिम जो इसका भाग है इस पुस्तक का वह शुरू हो जाता है। वर्तमान काव्य धारा नाम दिया है। नई धारा के अंतर्गत भी वर्तमान यानी जब शुक्ल जी उपस्थित थे, ठीक है, उनके समय जो धारा चल रही थी, किस प्रकार की कविता रचना हो रही थी, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हालांकि अब हमारे समय तक तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार उनका यह वर्तमान था। समय दिया है संवत 1975। काव्य खंड के अंतर्गत इसको हम शुरू करते हैं। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मंजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मंजी है। जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए। उर्दू या फारसी के बहों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। या तो आप ये वाला करो या ये वाला, और या 3 रास्ते हैं आपके पास। 3 तरह की खड़ी बोली उस समय लिखी जा रही थी। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वही हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं, अतः शेष 2 मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः वर्णवृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मजने की संभावना दूर ही रहेगी। हिंदी के सब प्रकार के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उसका मांझना कहा जाएगा। मांझना समझ रहे हैं आप? बर्तन मांझना होता है ना, वही वाला मांझना, साफ करना है ना, सुधारना, अच्छा करना, गंदगी हटा के एकदम छान फटक के अच्छा कर लेना। ठीक, यदि आप संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हिंदी का विकास कहाँ हो पाएगा? हिंदी का विकास तो तभी होगा ना जब आप उसमें हिंदी के छंदों का प्रयोग करें। अर्थात इस तृतीय पहले को तो वो कहते हैं कि अगर जो कोई पहले के हिसाब से लिख रहा है, इस पर आधारित रचना कर रहा है, तो वो तो आलस्य है। दूसरा संस्कृत और ये तीसरा हिंदी। इसमें जो कुछ लिखा जाएगा उस पर ही विचार करना चाहते हैं शुक्ल जी, और इसमें भी कह रहे हैं कि संस्कृत के वृत्तों का प्रयोग करोगे तो भाषा कठिन हो जाएगी। हिंदी का तो भला तभी होगा जब हिंदी के छंदों में रचना की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उनका मंजना मंजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी हैं। सवैया यद्यपि वर्णवृत्त है पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने पर यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी हुई बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी में के प्रचलित छंदों में तथा नए ढंग के गढ़े हुए छंदों में पूर्णतः देखने को आया है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की कवित्वों और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मंजा हुआ रूप सामने आया है। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मंज जाने की आशा पूरी होती है। अर्थात तृतीय उत्थान तक आते आते जो शुरुआत कहाँ से हुई थी खड़ी बोली की, भारतेंदु युग से, उसके बाद द्विवेदी में शुरुआत हो रही है। द्विवेदी युग में आते आते वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जैसे बच्चा जैसे बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा उसका विकास हो रहा है, कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार उसमें करते हुए। द्विवेदी जी का उसमें खूब उन्होंने योगदान दिया, पूरा पढ़ चुके हैं तो व्याख्या पुनः नहीं करूंगी। लेकिन अब जो तृतीय उत्थान के अंतर्गत जो खड़ी बोली है वो पूरी तरीके से परिष्कृत खड़ी बोली, यानी वो बोली आएगी जो अब वर्तमान में हम बोलते हैं। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ने ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मस्त देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग को जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त नहीं किया है, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडों के शब्द अनुसार जोड़ तोड़कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। कुछ तो कवि ऐसे हैं जिन्हें देख के लगता है कि चलो हमारी हिंदी का अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन जो अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा हिंदी में डाल देना चाहते हैं या अन्य भाषाओं के ज्ञान के आधार पर रचना करते हैं, उनको देखकर शुक्ल जी का मन हिंदी की आगे की दशा को लेकर आशंकित भी रहता है। ध्रुव चेक करो बेटा। हिंदी कविता ऐसे लोग हिंदी जानने पर उसके अभ्यास करने का जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी की भी एक भाषा है जो आते आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र्य में बाधा आती है। ध्रुव ध्रुव बेटा चेक करो। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं उसको भी यहाँ शुक्ल जी ने उद्धृत किया है, दोबारा देखते हैं। द्विवेदी जी मानते हैं कि नपे तुले शब्दों में कविता करने, तुक, अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र्य में बाधा आती है। यानी कि आप यही देखते रहो कि कितनी मात्रा लगानी है, कहाँ पे मतलब कौन सा पद तुक सही रहेगा, कौन सी अनुप्रास, मतलब चमत्कार पूर्ण रचना करने, कविता करने के चक्कर में, चमत्कार पूर्ण उक्ति करने के चक्कर में कवियों की जो स्वतंत्रता है वो बाधित होती है। नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, यह बहुत अच्छी बात है। तुक भी कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं है। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसी नए रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। यह अमेरिका के एक कवि वाल्ट हिचमैन की नकल है, जो पहले बांग्ला में थोड़ी बहुत हुई, बिना किसी प्रकार की छंदो व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास उसने सन 1855 में प्रकाशित की। उसके उपरांत भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली, जिनके संबंध में एक समालोचक ने यह कहा है। तो छंदों से कविता को मुक्त करने की यदि बात सर्वप्रथम किसी कवि ने की तो वो किसमें, निराला जी के में आएगी। और किसके अनुकरण पर मानते हैं ये शुक्ल जी? वाल्ट हिचमैन के अनुकरण मानते हैं।
कि निराला ने अपनी कविताओं को जो छंद से मुक्त किया, छंद मुक्त कविता करी है, तो ऐसे क्यों करी है? पाश्चात्य कवि वाल्ट व्हिटमैन की अनुसरण करने के बाद। ठीक है, चलो ये इंग्लिश का भी लाइन पढ़ लेते हैं, जब यहाँ लिख दी गई है तो पढ़ ही लेते हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन जी क्या लिखते हैं? ए चॉइस ऑफ इम्प्रेशंस, थॉट ऑफ फीलिंग्स थ्रोन टुगेदर विदाउट थीम्स, which matter little without meter, which matters more than often without reason, which matters much। क्या अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, आप तो मतलब आप क्या कहते हैं, शुक्ल जी क्या मानते हैं कि जो निराला ने छंद मुक्त कविता लिखी है उसको किसी और के प्रभाव से उन्होंने ऐसा किया है? जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेजी का जब ज्ञान होने लगा, पाश्चात्य विचारों से भी, विचारकों से भी, पाश्चात्य साहित्य है, तब वहां से अवगत हुए। तो बांग्ला की नकल हिंदी भाषियों ने की और बांग्ला वालों ने पाश्चात्य विचारकों से बहुत कुछ सीखा है। सारांश यह है कि उनकी ऐसी रचनाओं में छंदो व्यवस्था का ही नहीं, बुद्धि तत्व का भी प्राय अभाव है। उसकी वे ही कविताएं अच्छी मानी और पढ़ी गई जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। आप कह रहे हैं कि अब, लेकिन शुक्ल जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि जो उसकी जो कविता है वाल्ट व्हिटमैन की, उसमें छंद की व्यवस्था नहीं है, छंद का भी अभाव है और बुद्धि का भी अभाव है। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्य के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत में बधी हुई राग रागनियां, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वयं मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ, वहां की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। हाँ, लेकिन नाद से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है ना, ये स्थापना और तर्क में कई बार आपने पढ़ा होगा। और नेट परीक्षा की तैयारी के लिए तो सारी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, एक भी प्लेलिस्ट ऐसी नहीं है चैनल पे जो आपको छोड़नी है, सब कुछ पढ़ना है ना। सॉरी, छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई। जिससे अभिव्यंजना की बात की करते हैं तो क्रोचे का नाम आ ही जाता है। तो कुल मिला के पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव तृतीय उत्थान के अंतर्गत बहुत अधिक पड़ेगा, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ता है। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी वह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रभावित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य श्रेष्ठ संबंधित हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य और अभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी बदल सकता है। रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। उन्होंने कहा है, कहने का सरल शब्दों में यह है कि यदि आप अन्य बाहर से कहीं प्रेरणा ले रहे हैं, चाहे पाश्चात्य साहित्य से ले रहे हैं, चाहे बांग्ला साहित्य से, चाहे मराठी साहित्य से, कहीं से भी आप प्रेरणा ले रहे हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार साहित्य लिखा जाएगा। उसकी हर समय की, हर काल की अपनी आवश्यकता है और उन्हीं के अनुसार साहित्य लिखा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां, जैसे कि भारत में हम सब एक भारतीय हैं, उसके बाद अनेक अनेक धर्मों का पालन करते हैं, तो एकता में अनेकता हमारी संस्कृति की विशेषता। उसी प्रकार साहित्य में कोई एक तत्व एक होना चाहिए। फिर आप अलग अलग विषयों पर रचना करें, अलग अलग तरीके की रचना करें, तो उससे साहित्य का विकास ही होगा। लेकिन कुछ एक तत्व ऐसा होना चाहिए जहां पर हम सभी जुड़े रहें। जैसे कि माना भाषा की ही बात कर लें, या एक विशेष प्रवृत्ति की बात कर लें, वो एक होनी चाहिए। उसके बाद आप अलग अलग तरीके की विषय वस्तु या काव्य रचना
कर सकते हैं। क्या है, जैसे साहित्य में बात करें तो जैसे भारतेंदु के आपने देखा कि भारतेंदु काल में क्या थी, ब्रज भाषा थी, नए नए विषयों पर लिखी गई। और गद्य की बोली क्या थी, खड़ी बोली थी। काव्य की भाषा क्या थी, ब्रज थी। अब काव्य बहुत तरीके का लिखा गया, लेकिन भाषा की एक रूपता क्या बनी रही, ब्रज बनी रही। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं। या जैसे कि उर्दू फारसी के शब्दों का बहुत कम प्रयोग करके एक अच्छी हिंदी लिखने का प्रयत्न करना, अच्छी खड़ी बोली का प्रयत्न सभी कर रहे हैं, जिसमें खड़ी बोली के शब्द आ रहे हैं। उसके अलावा आप देश काल की जो उस समय परिस्थिति थी स्वतंत्रता से पूर्व की, वो उसकी रचना कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वो सब चलेगा, वो तो हिंदी का विकास ही हो रहा है। लेकिन कोई चीज एक ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक बनाए रखे, संपूर्ण साहित्य को जोड़े रखे। प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही। उनमें ना तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, ना उलटफेर करने की प्रबल कामना का वेग। यानी तब तक देखिए इतना चीजें नहीं हो पाई थी, शुरुआत ही हो रही थी समाज सुधार की भावना की। फिर भी भारतेंदु जी तो अपने युग के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। अब क्रांति व्रांति करने की उन्होंने नहीं सोची थी। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। ये सभी लाइनें पूछी जा सकती हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये होने वाला है। बेटा वहां से दूर हो जाओ। उसमें अतीत गौरव का स्मरण और वर्तमान भास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अभिप्राय यह है कि प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया नया होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका। प्रेम से तात्पर्य देश प्रेम। ओके, यहां लिख लीजिएगा आप। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में नहीं हुआ। भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई, उसकी अभिव्यंजनात्मक शैली का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणाली से बाहर निकाल जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी नहीं दिखाई दी। अब ये सारा टोटल, अब हमने प्रथम उत्थान में क्या पढ़ा है, द्वितीय उत्थान में क्या पढ़ा है, एक तरीके से उसकी समरी सार रूप सा है। तो ये जो टोटल चीजें हैं अब आपकी समझने वाली आएगी, और उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी सी चीजें आएंगी। पर मेन जो चीजें रहेगी आज की कक्षा की और शायद आपकी कल की कक्षा की भी, वो समझने वाली रहेगी। और बहुत जल्दी ही इस पुस्तक को हम समाप्त करने वाले हैं। ये जान के आपको खुशी रहेगी। आपको बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, कितना मोटा ग्रंथ है, नहीं लगा ना, सरल लगा ना आपको। कौन सी कक्षा आपको समझ में नहीं आई, कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी क्लास जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नए विद्यार्थी हैं, आपको मतलब मेरे चैनल पे नए हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही। यदि हिंदी साहित्य से आप अभी MA BA BEd करके आए, अभी आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की है, अथवा नेट JRF देने की सोच रहे हैं, कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक अपना राज्य और जो परीक्षा आप देने की कर रहे हैं वो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, चाहे वीडियो के माध्यम से या समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके प्रत्येक सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दूँ। लेकिन समय अभाव के कारण कभी संभव नहीं भी है, तो भी मैं आपको कक्षा पढ़ाते पढ़ाते ही आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिया करूंगी। लेकिन आप राज्य और पेपर जरूर लिखें, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे सिलेबस से तो मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे पता है, और बहुत से जो राज्यों के विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस लगभग वही है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को तो लेकर आप टेंशन फ्री रहिए। शुक्ल की पुस्तक आप इंडिया के किसी भी राज्य के निवासी हों, सबके लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, राजस्थान, ये सब तो आप सोच रहे हो ना, ये सब आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक ही है, वही पढ़ना है, किसी प्रकार का संशय रखना नहीं है। और संशय फिर भी हो तो पुराने पेपर उठा के देख लो, आदिकाल के 10-5 प्रश्न आप उसमें से छांट लो और फिर उन 10-5 प्रश्नों को शुक्ल की पुस्तक से मिला लो, इजी है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, शुक्ल की पुस्तक एक बार में समझ में नहीं आएगी यदि आपने तैयारी को शुरू ही किया है तो। ठीक है, सारे वीडियो सुनते रहिए, एक बार मन लगेगा, फिर दूसरी बार थोड़ा कुछ कम लगेगा, पर तीसरी बार आपको इससे प्यार हो जाएगा, है ना। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद है ना,
हिंदी साहित्य आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ नहीं पाओगे। हाँ, याद रहने की परेशानी है, तो उसके लिए तो भाई आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी और 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा इस पुस्तक को। लेकिन पढ़ने के बाद जो आप निकलोगे ना बाहर, तो आप वो तो नहीं रहोगे जो आप हो, बल्कि आप दूसरों को समझाने वाले हो जाओगे। ठीक है। द्वितीय, ये प्रथम उत्थान की बात यहाँ शुक्ल जी ने कर ली। अब जैसा कि मैंने कहा अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रज भाषा के साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी, यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा। तो द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जब नई धारा के शुरुआती कवि पढ़े थे हमने भारतेंदु मंडल वाले, तो उसमें क्या था, ब्रजभाषा का प्रभाव था। लेकिन जैसे जैसे भारतेंदु मंडल वाले कवियों से निकलकर हमारी कविता द्विवेदी युग की पढ़ी की ओर बढ़ी, तो खड़ी बोली का विकास, खड़ी बोली में रचना, पद्य में भी खड़ी बोली आ गई, कविता की भी भाषा खड़ी बोली हो गई। हालांकि वो उतनी अच्छी नहीं, खड़ी बोली शुद्ध खड़ी बोली नहीं थी, लेकिन शुरुआत तो हो ही गई। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी, उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती जैसी पुस्तकें निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ, पर इसकी अभिव्यंजना में प्रातिभ प्रगल्भता न दिखाई पड़ी, शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य ही हुआ। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरिक पंचाणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ साफ कहा गया कि अब न्याय का भेद और श्रृंगार में बंधे रहने का जमाना नहीं है। संसार में न जाने कितनी बातें जिन्हें लेकर कविता कर सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। ध्रुव, ये कुछ चीजें भाई जो लाइनें हैं जो पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अभी ये नहीं पूछी गई हैं और वर्तमान में कुछ भी पंक्तियों संबंधित रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा आप, शुक्ल की पुस्तक से जो पूछी गई पंक्तियां, उनसे अलावा नई पंक्तियां पूछे जाने का चलन है। पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर मैं कह रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक चीजें पढ़नी है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है। सरस्वती जी, द्विवेदी जी की सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन और नाना तत्व प्रधान समझते रहे, और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने कहा है। देखिए क्या होता है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते समय ऐसा नहीं होता कि काम नहीं चल रहा होता, घर में काम चल रहे होते हैं ना। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एकदम बिल्कुल पास में ही रहेंगे, कितना भी मना करो, और यदि बच्चों को कोई काम कह दो ना कि मैं अपना वीडियो बनाने जा रही हूँ या आप ये चीज़ देख लेना, तो फिर बार बार उनको कहना पड़ेगा, वो बिल्कुल आएंगे नहीं आपके पास। अब पिछले 40 मिनट से मेरे पास नहीं आ रहे हैं बच्चे, और यदि किसी दिन, और वैसे ही अगर मुझे कोई काम नहीं होगा, मैं कहूँगी शांति से वीडियो बना लूँ, तो इतना परेशान करेंगे, इतना पूछेंगे। तो ऐसा सबके साथ ही होता होगा शायद, है ना। आप लोग भी जो महिला बहनें हैं या जो जो फैमिली वाले लोग हैं, अब जो विद्यार्थी जीवन में, वो तो पता नहीं, लेकिन वो लोग शायद मेरी बातों से रिलेट कर पाते होंगे। नहीं ध्रुव, अब वहीं खड़े होके चेक करते रहो आप उसको। इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। हो गया वो? ठीक है, अब 5-10 मिनट और शांति रखो, मैं बस आ ही रही हूं। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक। इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कवित्व, सवैया, दोहे, सोरठे लिखने से बाज ही नहीं आते। कितना सुंदर। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी लोगों को कह रहे हैं कि यार ठीक है ना, आदिकाल निकल गया, भक्ति काल निकल गया, रीति काल निकल गया, भारतेंदु युग निकल गया, पर आप लोग छोड़ ही नहीं रहे हो, वो उसी तरीके की कविता करे जा रहे हो। क्यों कर रहे हो? कुछ नयापन लाइए। ठीक है। और नए नए टॉपिक भी ये सुझाते थे। जैसे कल की कक्षा में मैंने ये शुक्ल साकेत पढ़ाते समय भी आपको बताया कि शुक्ल जी, द्विवेदी जी ने ही प्रेरित किया था लोगों को एक लेख लिखे, कवियों की नारी विषयक उदासीनता। यह लेख उन्होंने सरस्वती पत्रिका में छापा, और उसके बाद नई नई काव्य रचना हुई नारियों को लेकर, जो उपेक्षित ऐतिहासिक और पौराणिक नारी पात्र थे, उनको लेकर कवियों ने बहुत अच्छी रचना की। ठीक है। और देखिए अभी रश्मि रथी को थोड़ा मैं देख रही थी, एक ऐसी कोई पुस्तक कहे ना जो आप में जोश। देखिए पहले भी मैं आपसे कह सकती, प्रत्येक पुस्तक अपने आप में अच्छी होती है। आपका बंटी जब पढ़ते हो आप, तो कुछ
अंदर एक माँ के रूप में हिल सा जाता है, कुछ चीज़ें। ठीक है, मैं कक्षा को यहीं समाप्त कर रही हूँ, किसी अनिवार्य कारण से उनको रोकना बेटा, है ना, रोकना उनको। कल मिलती हूँ आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कोई आ गया है?